नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सिविल केस के साथ जुड़ी हुई कानूनी जानकारी बताएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अदालत जाता है और केस फाइल करता है तो उसे वहां के नियम कानून की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वो परेशान भी हो जाता है। आज हम सिविल केस के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि केस कैसे फाइल किया जाता है। सिविल केस या दीवानी मुकदमे में हम अपने अधिकारों के लिए मुकदमा करते हैं, यानी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर दीवानी मुकदमों को किया जाता है। जब भी कभी दो पक्षों के बीच संपत्ति समझौता या धन की वसूली से संबंधित कोई विवाद होता है, तब मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए हमें केस दर्ज कराना पड़ता है ताकि हमें न्याय मिल सके। दीवानी मुकदमा दर्ज कराने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में ये प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालतों को सिविल प्रकृति के तहत आने वाले सभी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। अगर हम इस प्रावधान के अंतर्गत केस दर्ज नहीं कराते हैं तो केस दर्ज होने के बाद जांच के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। सिविल केस से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। परमानंद जी, आपको सिविल केस से जुड़े तमाम नियम कानूनों की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। सिविल केस से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े रहेंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 01206127 दूसरा नंबर है 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ इस विषय से जुड़े हुए सवाल ही आप इस कार्यक्रम के जरिए पूछ सकते हैं। तो फोन नंबर्स पर कॉल कीजिए और कानूनी सहायता प्राप्त कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परमानंद पांडे जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है? देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको सिविल प्रोसीजर कोड ज्यादातर खासतौर पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है जी। तो उसमें तीन चीजें तो खासतौर पर जो बेसिक लॉ है उनमें तीन चार चीजें हैं, जैसे सीपीसी माने सिविल प्रोसीजर कोड, दूसरा आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी और आईपीसी ये तो उससे खास तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन सीपीसी माने जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो सिविल दीवानी मामलों से जुड़े हुए होते हैं। तो दीवानी मामलों के मामले में जैसे आपने भी इस चीज को बताया कि खास तौर पर जैसे कोई आदमी कर्ज लेता है और कर्ज लेने के बाद उसकी अदायगी नहीं करता है, ये कोई क्रिमिनल मामला नहीं हुआ, ये दीवानी का मामला हुआ, इसमें वो दीवानी में चलेगा मामला। जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो फैमिली कोर्ट में मामला जाता है, ये दीवानी का मामला हुआ, या कोई क्रिमिनल का मामला नहीं हुआ। ये इसी तरह से और भी जैसे केसेस हो गए, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, जैसे आदमी मजदूर करता है, मजदूर या वर्कर काम करता है और वो मालिक के यहाँ काम कर रहा है, तो वहाँ उनके बीच में कोई जो झगड़ा होता है वो कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ, वो फौजदारी का केस नहीं हुआ, बल्कि वह एक केस हुआ जो दीवानी का केस माना जाएगा। तो इसी तरह के केसेस जो है ये दीवानी के अंतर्गत आते हैं। इनमें दो चीजें ध्यान रखी जाती है कि किसका जुरिस्डिक्शन है, माने वो क्षेत्राधिकार है। ये दो तीन चीजों को उसमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कोई आदमी मान लीजिए उपभोक्ता है तो उसको ये ध्यान देखना पड़ता है कि कितने तक का केस और कहाँ जा सकता है। जैसे पत्नी के बीच का झगड़ा हुआ तो फैमिली कोर्ट में जा सकता है, तो किस फैमिली कोर्ट में जाएगा, उसका कौन सा एरिया आएगा, उस चीज को ही देख करके वो तो उस पर निर्धारित किया जाता है। और ये दीवानी के मामले आते हैं, इनको खास तौर पर दीवानी के मामले में ये एक चीज खास तौर पर ध्यान रखनी पड़ती है कि इसमें जो है 5 चीजें होती हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से क्या होता है कि ये एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस है, माने इसमें एक आदमी कोई मुकदमा करता है तो दूसरा आदमी उसका जवाब देता है, तो दोनों के बीच में एक तरह का विरोधाभासी विरोध होता है। तो
तो जब वो विरोध की बात होती है तब वो कोर्ट में इस चीज को लेकर के जाते हैं कि वहां पर इस चीज को कोर्ट जो है उस पर निर्णय करता है। तो एक एडवर्सरियल सिस्टम है। दूसरी चीज ये है कि इसमें रूल ऑफ लॉ, कानून की बात को रखा जाता है कि कानून अगर फॉलो किया गया है तब तो ठीक है, और नहीं फॉलो किया गया है तो उसमें मुकदमा चलेगा। और तीसरा मुख्य बात जो उसमें रखी जाती है वो ये है कि एडवर्सरियल सिस्टम के साथ साथ उसमें ये चीज ध्यान देना कि नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो ये मामला दीवानी कचहरी में जाएगा, दीवानी कोर्ट में जाएगा। ये सिविल कोर्ट में ही का मामला बनता है, ये क्रिमिनल का मामला नहीं बनता है। तो मुख्यतया ये तीन चीजें उसमें रखी जाती है। बिल्कुल परमानंद जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर सिविल प्रक्रिया होती क्या है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि दीवानी मुकदमे में मुद्दे क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, कैसे मसले इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ये आपने ठीक कहा, जैसे कोई अगर दीवानी कचहरी में हम मुकदमा लेके चले जाएं जी, तो उसमें मुद्दे तय किए जाते हैं, इशूज फ्रेम किए जाते हैं। ये एक कानून का खास हिस्सा है कि इशूज फ्रेम किए जाते हैं, माने उसमें मुद्दे तय किए जाते हैं। जैसे हमने कोई मुकदमा लगाया है और एक XYZ कोई उसका हमको विरोध कर रहा था कि नहीं, आपका ये मामला नहीं है, तो अब ये कोर्ट के सामने आएगा कि दोनों की बातों को ये ध्यान से देखेगा। उसमें सवाल हमारी तरफ से मुकदमा लगाया गया है और किसी ने उसका जवाब दिया है। दोनों के जवाब के बाद कोर्ट जो है एक निर्णय लेगा कि इसमें क्या इशूज है, असली क्या इशूज है, मसले क्या है, मुद्दे क्या है, इसको देखा जाएगा। तो दो चीजें इसमें रखी जाती हैं, एक तो लॉ पॉइंट्स रखा जाता है और एक होता है कि फैक्ट्स को देखिए कि फैक्ट्स के मामले को तो जब हम कोई वादी है वो लगाता है कि फैक्ट्स क्या है और इसमें कानून का क्या उल्लंघन हुआ है, दोनों चीजों को रखा जाता है। तो उसका जब जवाब आता है तो जवाब होने के बाद इशूज फ्रेम किए जाते हैं और इशूज फ्रेम जज करता है और वो ये बताता है कि देखिए ये मुद्दे हैं और इनमें कौन किसको साबित करना होगा। तो दो चीजें उसमें होती हैं, एक तो OTP और एक OTD, माने एक ये जिम्मेदारी है ओनर, ये प्रूव करने की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी जो है प्लेंटिफ की है, माने वादी की है, और जो इसका जवाब है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें डिफेंडेंट माने प्रतिवादी को इसको प्रूव करने की जरूरत है। तो ये कुछ खास तौर पर मुद्दे होते हैं, बिना मुद्दे के कोई चीज मुकदमा चल ही नहीं सकता। इस नाते मुद्दे जो है उसकी मुख्य बात होती है जिसका निर्धारण जज दोनों पक्षों को सुनने के बाद करता है। जी बिल्कुल परमानंद जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि दीवानी मुकदमों में मुद्दों को जो आकार देने का उद्देश्य होता है वो क्या कुछ होता है? यही आकार देने का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों की बातों को, अगर मान लीजिए उसको मुद्दे फ्रेम न किए जाए, माने इशूज को फ्रेम न किया जाए, तो किस चीज पर फैसला देंगे जी? अगर मान लीजिए किसी आदमी ने मुकदमा किया, हमने एक मुकदमा लगाया कि एक आदमी ने हमसे 10 लाख रुपए लिए और जो कि समझौते के तहत ठेके के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एग्रीमेंट के तहत उसको इस तारीख तो लौटाना पड़ेगा और इतने समय ब्याज के साथ, और उसने उस तारीख तक नहीं लौटाया और न उसने ब्याज दिया, तो हम उस केस को लेके जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट इस चीज को तय करेगा कि क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, क्या मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट हुआ है तो क्या हुआ है, और इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें तय की गई हैं, क्या क्या नहीं की गई है, तो उसी चीज को उसमें रखा जाता है। तो वो मुद्दे फ्रेम करते हैं, वो इशूज को फ्रेम करते हैं कि कौन से मुद्दे, क्या ये इसको खाली करना है कि नहीं खाली करना है, क्या इसका कर्ज का पैसा देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, किस हिसाब से देना है, कितना ब्याज लगा हुआ है। ये चीज 2-3 चीजें इसमें खास की तौर पर रखी जाती हैं। तभी वो जब मुद्दे तय हो जाते हैं उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई, हियरिंग आगे की चलती है। जी बिल्कुल परमानंद जी, ये भी जानना चाहेंगे कि किसी दीवानी मुकदमे की सुनवाई कैसे की जाती है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है? दीवानी मुकदमे की कार्रवाई तो वक्ता जी ये खास तौर पर यहाँ से शुरू यूं होती है कि पहले तो हम कोई मुकदमा लगाते हैं तो उसमें 2 चीजें रखी जाती हैं कि हम तथ्यों को पहले रखते हैं कि क्या मान लीजिए हमारे बीच में, जैसे पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा हुआ, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में झगड़ा हुआ, किराएदार और मकान मालिक के बीच में झगड़ा हुआ, तो क्या मुद्दे थे, ये तथ्य को पहले रखिए, फैक्ट को रखिए, और कहाँ उल्लंघन किया है इन्होंने कानून का,
जहाँ कानून का उल्लंघन, जैसे मैं नौकरी कहीं पर कर रहा हूँ, हम्म। तो नौकरी में हमारे पास समझौता होता है कि 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा, या 3 महीने के नोटिस के बाद ये रखा जाएगा कि देखिए ये अगर हम प्रूव नहीं कर पाते हैं तो हमारे खिलाफ डोमेस्टिक इंक्वायरी की जाएगी। और डोमेस्टिक इंक्वायरी में भी जब हमारे खिलाफ नहीं किया गया तो और निकाल दिया मैनेजमेंट ने हमको, मालिक ने हमको नौकरी से निकाल दिया, तो निश्चित तौर पर हम इस मसले को वहां पर खड़ा करेंगे कि देखिए हमारे साथ ये समझौता हुआ था कि अपॉइंटमेंट हुआ था, हमारे इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के बाद हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और उस अपॉइंटमेंट लेटर का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है, जिसके नियते हम यहाँ पर आए हैं। और तब कोर्ट उस चीज को डिसाइड करता है, मुद्दे ही देखता है। मुद्दे देखने के बाद वहीं से शुरुआत होती है। फिर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसके लिए कहता है कि आप इसका जवाब दीजिए, समन जारी करता है कि आप इसको जमन से नोटिस जारी होती है। नोटिस एक ने वकील की नोटिस नहीं, ये कोर्ट का नोटिस जिसको समन कहते हैं। कोर्ट जो है दूसरे पक्ष को समन जारी करता है और कहता है कि ये मुकदमा आपके खिलाफ किया गया है, आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे, आपको इस तारीख तक अगली तारीख ये है और इस तारीख तक इसका जवाब अपने थ्रू या वकील के माध्यम से दीजिए, अन्यथा हो सकता है आपके वो एक उसकी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज होती है, अन्यथा आपके खिलाफ ये कोई निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इन ऐसी प्रक्रियाओं में गवाहों को बुलाने का क्या कुछ तरीका होता है? जी देखिए, गवाहों की लिस्ट जो दी जाती है वो वादी और प्रतिवादी दोनों देते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों पति पत्नी के बीच का झगड़ा हुआ, एक सिविल केस हुआ जी, तो उसमें पति पत्नी के बीच का झगड़ा हुआ तो कोई बाहरी गवाह तो आएगा नहीं, या कोई और गवाह, तो परिवार के लोग ही आएंगे। तो माँ बाप को दोनों तरफ से कि देखिए ये हमारे साथ ये व्यवहार किया गया, हमारे साथ ये बहन का व्यवहार किया गया और मुझसे दहेज में ये चीजें मांगी गई और कई चीजें हो गई। तो ये चीजें जो है ये दोनों पक्ष जो है, या जो कर्ज की बात आ गई या और कोई कारण हुआ, तो उसमें क्या होता है कि वो दोनों तरफ से गवाह पेश किए जाते हैं। अब गवाह पेश करने का, जैसे मैं वादी हूँ तो वादी की तरफ से कितने गवाह आएंगे वो उसकी एक सूची देनी पड़ती है, और इसी तरह से प्रतिवादी को ये कहा जाता है कि आप अपने गवाह की सूची दीजिए और बताइए कि कल क्या काम करेंगे। तो इसी ढंग से उसके आधार पर वो वादी और प्रतिवादी की सूची दी जाती है और दोनों गवाह जो है उस चीज को बताते हैं कि नहीं, इनके बीच में ऐसा समझौता हुआ था जिसका मैं गवाह हूँ और इस समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है। कौन उल्लंघन कर रहा है? वादी का आदमी कहेगा कि नहीं, इनकी बात प्रतिवादी की तरफ से किया जा रहा है, और प्रतिवादी का व्यक्ति के सामान्य तौर पर यह कहता है कि नहीं, वादी की तरफ से उल्लंघन किया जाता है। तो दोनों अपनी तरफ से गवाहों की सूची पेश करते हैं, उसके बाद कोर्ट में उनको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनकी गवाही। परमानंद जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्थगन आदेश है ये क्या कुछ कहता है? न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित करने की क्या कुछ प्रक्रिया होती है? आप मान लीजिए कोई निर्णय हो रहा है जी, तो क्या चला गया, मान लीजिए कि हमारे से कोई परिसंपत्ति बंटवारा हो रहा है, संपत्तियों का बंटवारा हो रहा है, तो एक व्यक्ति को कोई उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता है। तो कोर्ट के एक दूसरी पार्टी या जो पार्टी भी प्रभावित पार्टी है वो जाती है कोर्ट में कि कहती है कि नहीं, इसको थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसलिए स्थगित कर दिया जाए जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता है, तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई करने से मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा और ये न्याय का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। ये जस्टिस जो है पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा जस्टिस का, और इस नाते हमको डिनायल हो जाएगा जस्टिस का। ऐसी स्थिति में इसको रोक दिया जाए। तो कोर्ट जो है, किसी के जब एप्लीकेशन आते हैं, कोर्ट उसको चीज को देखता है कि क्या सचमुच अगर इस पर कोई फैसला दे दिया जाता है और इसकी हियरिंग कर दी जाती है और उससे खाली करा दिया जाता है तो इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा दूसरे पक्ष को। तो कोर्ट ऐसे समय पर उस एप्लीकेशन पर विचार करता है और स्थगन आदेश पारित करता है और कहता है कि नहीं, ये तब तक के लिए स्थगन आदेश जाएगा, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने, या उसमें यह कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए इस पर स्थगन आदेश जारी कर दिया जाता है और तब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। अभी पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि 6 महीने तक स्थगन आदेश अगर खाली नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो स्वतः खाली हो जाएगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि नहीं, वो जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता है कि यह स्थगन आदेश खाली हो गया है तब तक वो स्थगन आदेश चलता रहेगा। ये स्थिति है कोर्ट में एज ऑन टुडे, आज की स्थिति। बिल्कुल परमानंद जी, ये समन भेजने की क्या कुछ प्रक्रिया है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे?
देखिए, समन भेजने की प्रक्रिया तो यही है। मैंने कहा ना कि नोटिस और समन में यही फर्क होता है कि जैसे हमने कोई किसी के ऊपर मुकदमा किया है, तो अब मुकदमा करने का मतलब कैसे मालूम होगा? आप जब तक अपोजिट एडवर्सरियल सिस्टम जस्टिस है ना, ये उसमें दोनों का विरोध, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात रखी जाएगी। तो हमारा क्या काम है कि कोर्ट में हम इस चीज को कहेंगे कि ये दूसरे पक्ष का नाम, पता, एड्रेस, उसका सब पता, ये सारी चीजें उसकी है, और हमको ये दिया जाए कि हम उसको सूचित कर सकें कि आपके खिलाफ ये मुकदमा हुआ है। तो सामान्य तौर पर कोर्ट खुद अपने यहाँ के बैलिस जो होते हैं उनको उनके माध्यम से भिजवाता है। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप अपने स्रोत से उसको भिजवाइए, लेकिन उस व्यक्ति जिसके नाम से वो समन गया है उस व्यक्ति को उस पर सिग्नेचर होने चाहिए और उस पर ये मिलना चाहिए कि वो उसका प्राप्त हो चुका है, वो समन कोर्ट के से उस चीज को प्राप्त हो गया। आजकल थोड़ा सा तरीका थोड़ा आसान हो गया है जी। पहले ये था कि नहीं किया जा सकता था। आजकल ईमेल के माध्यम से भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा है कि आप ईमेल के माध्यम से भी अपने सूचना दे दीजिए दूसरे पार्टी को, और वो दूसरी पार्टी उस चीज को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि ईमेल में वो आ जाता है कि मिला है कि नहीं मिला। लेकिन फिर भी उसमें ये वैकल्पिक व्यवस्था होती। कई लोग कोर्ट में ये कहते हैं कि हमको दस्ती कराने की सूचना दी जाए, माने दस्ती माने बाई हैंड हम सूचना देंगे, और बाई हैंड वो अपने थ्रू भिजवाते हैं, बैलिफ के माध्यम से भिजवाते हैं, बाई पोस्ट भिजवाते हैं, कुरियर से भिजवाते हैं, और ईमेल के थ्रू भिजवाते हैं। ये 3-4 माध्यम है जिनके माध्यम से ये समन की सूचना दी जाती है, प्रतिपक्षी पक्ष को माने दूसरे पक्ष को दी जाती है। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जब समन चला गया तो ऐसे में प्रतिवादी को कितने समय के भीतर लिखित जवाब देना होगा? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई कि कितने समय बाद। समय का कोई निर्धारण नहीं है। कोर्ट सामान्य तौर पर, जो मैं देखता हूँ, कोर्ट सामान्य तौर पर 4 सप्ताह का समय देता है कि 4 सप्ताह के भीतर आप अपना पक्ष दे दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए वहां से लिख करके चला है कि वो व्यक्ति जहां रहता है, नोएडा में रहने वाला व्यक्ति है, और वो नोएडा में न रह करके बंगलोर में रहता है, जहां उसको सूचना सही समय पर नहीं मिल पाई है। तो कोर्ट के सामने ये बात आती है तो कोर्ट कहता है कि नहीं, इनको एक बार और समय दे दिया जाए, और ये 4 हफ्ते या 1 महीने बाद ये ले आएंगे, इसको तारीख की जाती है और समय इसको दिया जाएगा सूचना। कई बार ये भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि हम विदेश चले गए हैं, कई लोग कहते हैं कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, इसकी सूचना दे। तो इन भिन्न परिस्थितियों पर ये निर्भर करता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो मैं देखता हूँ, कोर्ट कहता है कि 4 हफ्ते के भीतर इसका आप रिटन स्टेटमेंट माने जवाब दाखिल कर दीजिए, दावा का जवाब आप दे दीजिए, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई को चला सकें। ये सामान्य तौर पर बात है। परमानंद जी, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी को सूचना मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर वो उसे टाल मटोल करने की कोशिश करता है और समय पर जवाब ना देने की उसकी मंशा रहती है, तो इस पर क्या कोर्ट की क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? ये ऐसा एक बार नहीं होता है। वास्तव में जो आप बात कर रही हैं, ये सामान्य तौर पर होता है कि वो कहता है कि हमको मिला ही नहीं है। वो कहीं न कहीं कहानी, क्योंकि ये ऐसा नियम है तो कि आप जब तक दूसरे पक्ष को अगर कोई सूचना नहीं मिल पाई तो वो कहेगा कि नहीं, हमको सूचना ही नहीं मिल पाई है। तो सामान्य तौर पर ऐसा लोग भिन्न तरीके के बहाने। पहले क्या होता था, गाँव की स्थिति थी कि जो समन को लेके जाता था, चपरासी जो बैलिफ लेके जाता था, उसको वो लोग 10, 20, 50 रुपए दे करके उससे लिखवा देते थे कि जिसके नाम से समन जारी हुआ वो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। आजकल की स्थिति में अब ये लोग कह देते हैं कि देखिए, हम बाई हैंड तो भिजवाएंगे ही, बाई कुरियर भिजवाएंगे, बाई ईमेल भिजवाएंगे, और बैलिफ के थ्रू भी हम भिजवाएंगे। 4-5 तरीके से लोग अपनाने लगे हैं। तो ये बहाने थोड़ा सा कम हो गए हैं। लेकिन अगर सर फिर भी ये बहाने अगर चलते रहें तो कोर्ट कब तक इसे बर्दाश्त करता है, ये भी हम समझना चाहिए। उसमें कोर्ट 2-3 तारीख के बाद ये कहता है कि फुल एंड फाइनल, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अनंत काल तक कोई मुकदमा को इसी ढंग से लटकाए के रखे तो पूरे मुकदमे का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। आपको ये पुराना मालूम होना कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये जस्टिस को डिनाई करने का एकमात्र तरीका है। जो आप कह रहे हैं ये सामान्य तरीका है। लोग इस चीज को मानते रहे हैं कि हमको किसी न किसी तरह से इसका करना है कि नहीं, हम शामिल ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन कोर्ट 2-3 तारीख के बाद
जब ये बात नोटिस में लाई जाती है तो कोर्ट कहता है कि ये आपको फाइनल मौका दिया जाता है, फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसके बाद कोई तारीख नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद अगर वो नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई कोर्ट अपने आप एक्सपार्टी कर देता है, माने एक तरफा उसको फैसले करने लगता है कार्रवाई, ऐसा है। जी बिल्कुल। जजमेंट की कॉपी की अगर बात की जाए परमानंद जी, तो कॉपी लेने के लिए न्यायालय में क्या कुछ प्रक्रिया होती है? कॉपी लेने के लिए देखिए, अभी की स्थिति जो हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जिस दिन आपका आजकल होने लगे हैं उसी शाम को अपलोड कर दिया जाता है, उसकी वेबसाइट पर सीधे अपलोड कर दिया है, वहां से आप कॉपी को निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं, कई कोर्ट में, कई राज्यों में ऐसा है जो कहते हैं नहीं, आप सर्टिफाइड कॉपी ले आइए तभी आपके ऊपर के पास जाएंगे और हम देख लेंगे, उस पर कार्रवाई होगी, एग्जीक्यूशन की कार्रवाई। तो उसके लिए क्या होता है कि एक कोर्ट में उसकी एक कुछ फीस होती है, 10 या 20 या 25 या कई जगहों पर अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, और पेज के हिसाब से मान लीजिए 50 पेज का फैसला है तो 100 रुपया फीस हो गया, 2 रुपए उसके फोटोकॉपिंग पर लगते हैं, और वो और कुछ फीस होती है 25-30 रुपए, ऐसा लगा करके उसको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद वो वहाँ का क्लर्क जो है वो डेट देता है कि देखिए आपको 5 तारीख को या 10 तारीख को आपको इसका फैसले की कॉपी मिल जाएगी। तो सामान्य तौर पर तो ये वो तरीका है कि वही उसके लिए अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद 4-6 दिन के बाद उसकी कॉपी मिल जाती है। लेकिन आजकल तो ईमेल का अपलोड हो गया है तो वेबसाइट से ही पूरा का पूरा निकल जाता है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से सिविल की जो प्रक्रिया होती है, दीवानी की जो प्रक्रिया है, तमाम मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से समझाया। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।